हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं सारी वीडियो में यही उम्मीद करता हूँ। ठीक है। रही बात आपकी, आप लोग वीडियो देख रहे हैं पर वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते। अब इसकी क्या वजह है मुझे नहीं पता। अगर वीडियो में कोई कमी रहती है तो कम से कम नीचे कमेंट कर दिया करिए, ना पसंद आए तो उसे डिसलाइक किया करिए, पर कुछ रिएक्ट तो करिए जिससे सामने वाले इंसान को पता चले कि वीडियो के नोट्स सही हैं या नहीं। मैंने अपनी तरफ से आपको बेटर नोट देने की कोशिश की है, साथ ही साथ आपको हिंदी और इंग्लिश का अच्छा मिक्सचर दिया है ताकि आप आसानी से उसे लिख के अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन में भी कोई कमी नहीं रखता, जो आपको देता वो आपको समझा भी देता। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो कम से कम कमेंट तो किया करिए। तो अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखा था, मतलब मार्फोलॉजिकल एविडेंस देखा था कि हमें इस तरीके से इस मार्फोलॉजी के तहत कौन कौन से ऐसे एविडेंस प्राप्त होते हैं जिन्हें देख के हम कह सकते हैं कि हाँ लाइफ का इवोल्यूशन हुआ है। वो हमने वहाँ पे देख लिया था। उसके अंदर काफ़ी सारी टॉपिक पड़ी थी और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में कि हमें किसी जीव के एम्ब्रियो को देख के या मैमल्स या चलिए वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो को देख के कैसे हम कह सकते हैं कि हाँ इनके अंदर भी इवोल्यूशन हुआ है, इनके अंदर भी डेवलपमेंट हुआ है। तो हम जब कभी भी वर्टिब्रेट्स के जब एम्ब्रियो के अर्ली स्टेज को देखते हैं तो हमें उन्हें देख के काफ़ी समानताएं मिलती हैं। हमें जब हम उनके एम्ब्रियो को स्टडी कर रहे होते तो हमें पता चलता है कि उन सभी की स्टार्टिंग की स्टेज है, जो स्टार्टिंग टाइम में जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो सब में एक जैसा होता है, जिसे देख के हम ये कह सकते हैं कि इनके जो पूर्वज रहे होंगे, जो इनके एंसेस्टर रहे होंगे, वो एक ही रहे होंगे या एक जैसे ही रहे होंगे, क्योंकि इन सभी के अंदर गिल स्लिट्स, नोटोकॉर्ड, क्लोम दरारें, टू लोब्स, हर्ट, टेल, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं और जिन्हें देख के लगता है कि हाँ इन सब के जो एंसेस्टर हैं, जो पूर्वज हैं, वो एक जैसे ही रहे होंगे। तो अब हम चलते हैं, इसे लाइन बाय लाइन रीड करते हैं या लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यदि हम अदर ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो की स्टडी करें तो हमें यह पता चलता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जो एम्ब्रियो हैं वो आपस में सिमिलरिटी शो करते हैं, आपस में समानता दिखाते हैं। इस फैक्ट से प्रभावित होकर जो साइंटिस्ट थे, नाम क्या था, अर्नस्ट हैकल ने एक रूल दिया, उसे ही कहते हैं बायोजेनेटिक लॉ। और इस लॉ के अनुसार क्या कहना था वो देखिए। इसके अनुसार हमारे लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर का ट्रेट दिखाई देता है, यानी कि जो हमारी लाइफ साइकिल है, जो हमारा जीवन काल है, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो हमारे पूर्वज का जो लक्षण था, जो ट्रेट है, वो दिखाई देता है। ऐसा बायोजेनेटिक लॉ का कहना था, यानी कि ऐसा अर्नस्ट हैकल का मानना था। और इसे ही हम दूसरे शब्दों में, अनदर वर्ड्स में, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी के नाम से जानते हैं। यदि हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो को पास पास रखकर स्टडी करें तो उसमें बहुत सी सिमिलरिटी शो होती है, जो आपके सामने, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गिल स्लिट्स, नोटोकॉर्ड, क्लोम दरारें, 2 चैम्बर्ड वाले हर्ट, टेल, इटिसी का पाया जाना, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं। इस स्टडी से ये कहीं ना कहीं ये प्रूफ हो जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म का डेवलप है वो फिश जैसी ही, ठीक है, फिश जैसी ही किसी स्मॉल सीरीज के ऑर्गेनिज्म से हुआ होगा, किसी छोटी श्रेणी के ऑर्गेनिज्म से, जीव से ही हम डेवलप हुए होंगे। मतलब हम सभी के सभी मछली से डेवलप हुए होंगे या उनके जैसे ही किसी जीव से, पानी में रहने वाले जीव से डेवलप हुए होंगे, ऐसा मानना है। अब बताइए आपको इसमें इन पूरे टॉपिक में क्या नहीं समझ में आया होगा। और अगर समझ आया है तो वीडियो को जाइए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर बहुत अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम अपने
आगे के टॉपिक पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट पे। बाकी आपको इसके फिगर में दिख रहा है, आप उसके फिगर को देख सकते हैं। मैं अंडरलाइन करके भी दिखाया हूँ कि किन किन में क्या समानता दिख रही है। अच्छा, साथ ही ये भी जान लीजिए कि सिर्फ इसका एम्ब्रियो ही नहीं, ऑर्गन भी ये शो करते हैं। ये ऑर्गन को भी देख के पता चलता है कि हाँ, हमारा डेवलपमेंट इनसे ही हुआ होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, 2 चैम्बर्ड का हार्ट पाया जाता है फिश के अंदर, आपको पता होगा। 3 चैम्बर्ड का हार्ट पाया जाता है एम्फीबियंस के अंदर, मतलब उभयचर जो पानी और ज़मीन दोनों पे रह सकते हैं। और वैसे ही 4 चैम्बर्ड का हार्ट पाया जाता है बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर। ये आप ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन में पढ़े होंगे, माफ़ कीजिएगा, क्या है कभी कभी कोई चीज़ें याद नहीं आती, बहुत परेशान हूँ इस चीज़ों से, तो वो आप ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन में देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरीके से हम ऑर्गन्स को भी देख के ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारा डेवलपमेंट इनसे ही हुआ है, क्योंकि इन सभी का जो स्ट्रक्चर है, जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, वो तो सेम रहता है, बस उनके जो चैम्बर्ड हैं, जो उनके कंपार्टमेंट हैं, उसमें अंतर मिलता है। और जैसा कि आपको ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन में पता होगा, या हमको पता है, एक मॉडिफिकेशन वर्ड को भी पता है कि जब कोई चीज़ मॉडिफाई होती है तो अचानक से यहाँ नहीं पहुँच जाती है, उसमें धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होता है। धीरे धीरे ये जो हमारा हार्ट है वो जटिलताओं की श्रेणी को पार करता गया। पहले 2 चैम्बर्ड था, फिर 3 चैम्बर्ड और अब 4 चैम्बर्ड। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। तो आज के लिए इस टॉपिक के लिए तो इतना काफ़ी है। अब हम चलते हैं पैलिएंटोलॉजी, यानी कि फॉसिल्स को देख के हमें किस तरीके से एविडेंस प्राप्त होता है कि हाँ, फॉसिल्स देख के हमें पता चलता है कि ये भी एक एविडेंस है, इससे भी, और सही मायने में बहुत भयंकर एविडेंस फॉसिल्स ही है, क्योंकि इनके माध्यम से ही हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो छोटा सा लेक्चर फॉसिल्स के ऊपर भी देखिए। फॉसिल्स मतलब पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस, ये आपकी टॉपिक है, ये आपकी हेडिंग है। अब हम पैलिएंटोलॉजिकल बोल रहे हैं और फॉसिल्स बार बार नाम ले रहे हैं तो कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो पैलिएंटोलॉजी है, फॉसिल्स की स्टडी को ही पैलिएंटोलॉजी कहते हैं। यानी कि पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, जीवाश्म की स्टडी करते हैं। अब फॉसिल्स क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। फॉसिल्स यानी कि पुराने समय में जो एनिमल्स और प्लांट पाए जाते थे, उनके जो बचे हुए अवशेष होते हैं, जो उनके बचे हुए पार्ट होते हैं, वही आपके फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, कोई जीव था, वो उस टाइम पे रहा होगा और वो मर गया। अब मर गया तो वो जाहिर सी बात है, ऐसे ही तो धरती पर रहेगा नहीं, धरती पे पड़ा होगा, उसके ऊपर मिट्टी की लेयर, धूल मिट्टी, ये वो करते करते उसके ऊपर लेयर बाय लेयर जम जाती है। उसे ही हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। आपने ये नाम सुना होगा, सेडिमेंट्री रॉक। उसके ऊपर लेयर बाय लेयर चढ़ती जाती है, उसके ऊपर डिफरेंट लेयर बन जाती है और वो वहीं पे प्रिजर्व हो जाता है, वहीं पे संरक्षित हो जाता है। अब वहीं पड़ा 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 धरती के ऊपर कई सारी लेयर बन गई और वो वहीं पे पड़ा रह गया। अब आज के टाइम पे जब हम उसे खनते हैं या खोदते हैं, तो हम जब ऐसा करते जाते हैं तो हमको वो वहाँ पे दबे हुए मिलते हैं और हम उन्हें देख के ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि हाँ, पृथ्वी पर इतने बड़े बड़े जीव या डायनासोर जो हम कहते हैं वो रहे होंगे। ऐसा हमें किस माध्यम से पता चलता है, तो उनके फॉसिल्स को देख के ही पता चलता है। अच्छा, एक बात सोचिए कि जो फॉसिल्स प्राप्त होता है उसमें हमें क्या प्राप्त हो सकता है। जाहिर सी बात है, सॉफ्ट जो पार्ट होते हैं वो तो बचेंगे नहीं। वो तो अब ऐसे तो है नहीं कि कल ही जाके देखना है, पता नहीं कितने सालों सालों पड़ा रहता है, तो वो तो बचेगा नहीं। सॉफ्ट पार्ट तो लगभग ख़त्म हो जाते हैं, तो कौन से पार्ट बच सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, जो हार्ड पार्ट होंगे वही बचेंगे आपके। तो हार्ड पार्ट क्या हो गया, जैसे बोन्स हो गए, टीथ हो गया, आपके नेल्स हो गए, ये भी तो एक तरह से हार्ड पार्ट ही होता है। तो ये चीज़ों के मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं, पूरा का पूरा स्केलेटन सिस्टम ही मिल जाता है हमें कई बार। तो इन्हीं सब हार्ड पार्ट के मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ तरीके के फॉसिल्स होते हैं, जैसे आपके फुटप्रिंट हो गए, ठीक है, किसी चीज़ का फुटप्रिंट मिल जाए, वो भी आपका एक तरह से फॉसिल्स ही होता है। और आप कह सकते हैं
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमको मिलते हैं, जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स मिल जाते हैं, वो भी हमारे फॉसिल्स का, क्योंकि हमारी जो कि ये जो शरीर है वो कार्बनिक पदार्थों से ही मिलकर बनी है, तो अगर वो भी हमें प्राप्त होते हैं तो वो भी फॉसिल्स में गिने जाते हैं। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ना, वो हर चीज़ फॉसिल्स है। एक बात बता रहा हूँ सिर्फ आपके जानने के लिए, वो हर चीज़ फॉसिल्स है जिससे हम प्रिमिटिव टाइम पर कौन कौन से जीव रहे होंगे उनके प्रेजेंस के बारे में एविडेंस देता है। बात समझ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं? वो हर एक चीज़ फॉसिल्स है जिससे हमें प्रिमिटिव टाइम पर प्रेजेंट रहे हुए जीव के बारे में हमें एविडेंस प्राप्त होता है। वो सब चीज़ को हम फॉसिल्स मान सकते हैं। ये मेरी अपनी क्या कहते हैं डेफिनेशन है जो आपको समझाने के लिए है, ठीक है? बाकी तो आपको ऊपर दिया ही गया है। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पे, फटाक से इसको लिखा है देख लेते हैं। तो जो फादर ऑफ पैलिएंटोलॉजी हैं वो लियोनार्डो द विंची को माना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न पैलिएंटोलॉजी वो आपके क्यूवियर को माना जाता है। अब इसके अलावा अब आप नोट्स देख लीजिए। तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। साइंस की वह शाखा, साइंस की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम प्लांट एंड एनिमल्स के फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, वही आपकी पैलिएंटोलॉजी कहलाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फॉसिल्स की स्टडी को पैलिएंटोलॉजी कहते हैं। आगे, अर्थ पर प्रिमिटिव टाइम पर, ठीक है, प्राचीन समय में जो ऑर्गेनिज्म या प्लांट रहे होंगे उनके जो अवशेष हैं, जो उनके बचे हुए पार्टिकल हैं, उसी को फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है, कॉमन सी चीज़ है। आगे देखिए, एंशिएंट टाइम में प्लांट एंड एनिमल्स के डेड होने के बाद सॉइल में दब गए होंगे, फिर उनके ऊपर बैक्टीरिया का प्रभाव अगर नहीं पड़ा होगा तो वही बच जाते हैं और फॉसिल्स के रूप में कन्वर्ट होते हैं। बात समझ रहे हैं? एंशिएंट टाइम में प्लांट और एनिमल्स के डेड होने के बाद सॉइल में दबे होंगे, फिर उनके ऊपर अगर बैक्टीरिया का प्रभाव नहीं पड़ा रहा होगा, तब जाके वो बॉडी जो है वो डिकम्पोज होने से बच गई होगी और फिर वह सेडिमेंट्री रॉक्स के डिफरेंट लेयर में प्रिजर्व पाए जाते हैं। आपको बताया था ना, सेडिमेंट्री रॉक मानी ऐसे रॉक जो एनिमल्स या प्लांट्स के जो डिकम्पोजिशन से बने होते हैं या मिनरल से बने होते हैं या ऑर्गेनिक पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। क्योंकि क्या है कि वो उनके नीचे दब जाते हैं, फिर उनके ऊपर लेयर बाय लेयर क्रिएट होती जाती है, उनके ऊपर डिफरेंट लेयर क्रिएट हो जाती है और वही आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बस समझ में आई? अब हम चलते हैं, इसी को एक बार फिर से देख लेते हैं। थोड़ा सा जटिल लाइन है, कॉम्प्लेक्स लाइन है। देखिए, समझ लेंगे तो याद नहीं करना पड़ेगा और नहीं समझेंगे तो काफ़ी दिक्कत होगी। तो देख लीजिए, एक बार मैं फिर से बोलते रहा हूँ। एंशिएंट टाइम में जो प्लांट एंड एनिमल्स के डेड होने के बाद सॉइल्स में दबे होंगे, अब जब वो मिट्टी के अंदर दब गए होंगे तो उनके ऊपर अगर बैक्टीरिया का प्रभाव नहीं पड़ा होगा, जिसकी वजह से वो डिकम्पोज होने से बच गए होंगे, सड़ने गलने से बच गए होंगे, और वही प्लांट और डेड एनिमल्स सेडिमेंट्री रॉक्स की डिफरेंट लेयर में प्रिजर्व पाए जाते हैं, संरक्षित पाए जाते हैं, और उन्हीं प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स को आप फॉसिल्स कहते हैं। आपकी सारी लाइन क्लियर? अब सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, हमारे मन में क्वेश्चन उठता है कि इन फॉसिल्स की एज के बारे में हम कैसे पता लगाते हैं भाई साहब? कैसे पता चलता है कि ये फॉसिल्स कितने साल के हैं या कितने टाइम पहले के हैं? तो इन फॉसिल्स की जो एज पता लगाई जाती है वो डिफरेंट मेथड के द्वारा लगाई जाती है। एक तो होती है आपकी रिलेटिव डेटिंग मेथड और एक होता है अब्सोल्यूट डेटिंग मेथड। तो आपका जो ये रिलेटिव डेटिंग मेथड है, इसमें आपको ये पता चलता है कि हाँ, इस संबंध में, इस एरा में ये आपका फॉसिल्स प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता चलेगी, आपको एक पूरा एरा बता दिया जाएगा, ऐसे पता चलेगा। और जो अब्सोल्यूट डेटिंग मेथड है, इसमें आपको एक टाइमिंग भी मिल जाती है, आपको अब्सोल्यूटली राइट वाला कॉन्फिडेंस मिल जाता है। जो नहीं कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ना, यू आर अब्सोल्यूटली राइट, यानी कि तुम बिल्कुल सही हो। तो वो एकदम बिल्कुल वाला टाइम आपको मिल जाता है कि हाँ, इस टाइम पे इतना पुराना आपका ये फॉसिल्स है। और इस अब्सोल्यूट डेटिंग मेथड के अंदर भी कई सारी टेक्निक है, जैसे यूरेनियम लीड टेक्निक है, कार्बन डेटिंग टेक्निक है और पोटेशियम आर्गन टेक्निक है। लेकिन इनमें जो बहुत अच्छी टेक्निक मानी जाती है वो आपकी कार्बन डेटिंग टेक्निक को मानी जाती है। और इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आपको आगे चल के पूरा अच्छे से पढ़ना है ये भी, और आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है।
इसी में आपका एक चैप्टर है जिसमें आपको इसे पूरे डिटेल में पढ़ना है, तो वहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ से हम यहाँ पे भी उसे ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर ऊपर से बता दिया गया है। तो बस इसके लिए इतना ही। अब हम सबसे लास्ट टॉपिक यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल को देखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो पता ही है आपको, मेरी तो प्रॉब्लम सेम ही रहती है कि पोस्ट करने में दिक्कत होती है। तो अब आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल के भी बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। तो आपका ये जो अर्थ का फॉर्मेशन है वो 4.6 बिलियन ईयर अगो अर्थ की फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और तब से लेकर अब तक के प्रेजेंट टाइम पीरियड को अलग अलग डिवीज़न में डिवाइड किया गया है और इसे ही हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं, ठीक। आप जिस एरा में चल रहे हैं आज आपको वो भी पता चल जाएगा कि आप किस एरा में रह रहे हैं। और बाकी आपको पता होगा तो आप तो टैलेंटेड हैं ही, मैं कहाँ कुछ कह रहा, बस बता रहा कि जिन्हें नहीं पता होगा उन्हें पता चल जाएगा। तो देखिए क्या कहता है इसका। तो अर्थ की जो हिस्ट्री है उसको 5 डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिवाइड कर सकते हैं, जिन्हें हम एरा के नाम से जानते हैं। फिर कुछ एरा डिवाइड हो जाते हैं आपके पीरियड्स में, और यही पीरियड आपके इपॉन्स में इपॉन्स तो इपॉन्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब आप देखिएगा आपको क्या पढ़ने का मन है। देखिए मेरा जब मानना था ना कि आप क्या पढ़ते हैं वो मायने नहीं रखता, आप उसके पढ़ने से आप उसकी वर्ड मीनिंग को क्लियर कर ले रहे हैं कि नहीं, यही आपका ज़्यादा मायने रखता है। बाकी आपको क्या पढ़ना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप साइकोलॉजी को साइकोलॉजी पढ़िएगा तो एस से स्टार्ट करिएगा, और इसी साइकोलॉजी को साइकोलॉजी पढ़िएगा तो पी से स्टार्ट करिएगा। यही बहुत बड़ा अंतर है। और आप नोटिस करेंगे कि ऐसे ही एक दिन झूठ बोलते बोलते आप कब सच पे आ गए, यानी कि गलत करते करते कब आप सही हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा। बस ज्ञान समाप्त हुआ। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, वैसे भी टाइम नहीं है। अच्छा, आप एक चीज़ सुनिए, आप इपॉन्च को ऐसे भी याद रख सकते हैं। आपने एक डायलॉग सुना होगा कि तुम्हारा तो समय चल रहा है ना, हमारा दौर आएगा ना, तो वहीं पे आप वर्ड यूज कर सकते हैं, हमारा इपॉन्च आएगा। इपॉन्च मतलब होता है युग, ठीक है। युग मतलब तुम्हारा तो समय चल रहा है ना, हमारा पूरा युग आएगा, समझे बच्चों? ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं, बहुत मजाक हो गया। तो इसे 5 प्रकार में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से 5 एराज में डिवाइड किया गया था, कौन कौन सा है वो देख लीजिए। आर्चियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। ध्यान से बोलिएगा, बहुत बार इसे बोलने में दिक्कत होती है, काफ़ी अलग अलग वर्ड निकलते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज अपने जुबान पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे है जैसे पैलेंटोलॉजी को काफ़ी बार हमने मजाक बनते हुए देखा है। कॉलेजेस में हमने देखा है, मतलब एक गलती होती है और वो टीचर को काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि हम इतना ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं गंदी चीज़ों पर। अच्छी पे तो हमसे किया नहीं जाता है, गंदी पे हम इतना ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं कि हमें कुछ कहना नहीं। सो इसलिए ध्यान से। तो आर्चियो जो एक है ये आपका पहला एरा है, और इसमें क्या हुआ था, इसमें आपकी अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इस एरा में आपका अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, और आपका इसी एरा में सोलर सिस्टम डेवलप हुआ होगा। और इस एरा से संबंध में हमें कोई भी फॉसिल्स नहीं प्राप्त होता है। सो इस एरा के बारे में हमें कोई खास जानकारी नहीं है, क्योंकि इस एरा का कोई फॉसिल्स नहीं प्राप्त है, तो हम कह सकते हैं कि इस एरा में हमको कोई जीव जंतु नहीं मिले हैं। लेकिन मन में गलत भावना मत लाइएगा, क्योंकि ये सब आपको बाद में डिटेल में पढ़ना है। सिर्फ अभी मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ, आपको इन सब चीज़ों को बाद में डिटेल में पढ़ना है। इतना डिटेल में कि आप जब फिर वहाँ पढ़ लेंगे, फिर यहाँ पे आप इसको 2-2, 3-3, 4-4 पन्ना लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है आपका प्रोटेरोजोइक, वो आपका सेकेंड एरा है। इसमें आपके प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का फॉसिल्स हमें प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब इस समय तक प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हो गया होगा। आपका जो पैलियोजोइक एरा है ये आपका थर्ड एरा है, और इसमें आपके फिशेस और एम्फीबियंस इन सबों के ईटीसी कर सकते हैं, इन सबों के आपके फॉसिल्स आपको प्राप्त होते हैं। फिर आपका है मीसोजोइक एरा, ये आपका फोर्थ एरा है, और इसी में आपको डायनासोर्स, जो हम बड़े सो कॉल्ड डायनासोर का नाम लेते ही हमारे मन में कुछ होने लगता है ना, तो वही आपके डायनासोर इस एरा में मिले हैं। और इसी एरा में आपके फ्लोरिंग प्लांट यानी कि फूल वाले पौधे भी हमें इस एरा से प्राप्त होते हैं। अब आ रहा है वो एरा जिसका आप अब तक इंतजार कर रहे थे, यानी कि आपका एरा, आपका मॉडर्न एरा, और इसका नाम है सीनोजोइक।
तो इस एरा में क्या हुआ था, बस वो जो हम बने हुए हैं यानी कि मैन बना, मॉडर्न मैमल्स का फॉर्मेशन हुआ, बर्ड फिशेज सब के सब इस एरा में प्राप्त होते हैं। अब इसके फॉसिल्स क्या लेना, हम तो खुद ही जीवित हैं। तो ये आपका मॉडर्न एरा है। कितने टाइमिंग तक है, तो आपके सब के ऊपर टाइमिंग दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो लंबी हो जाएगी तो टाटा बाय बाय। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा, बहुत पसंद आए तो कमेंट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।